हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का सी एस ए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इपीस्टैटिस एंड मल्टीपल एलील्स दो टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि यह वीडियो एजीटीए, यूपी कैटेट, जीआरएफ, एसटीए के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम इपीस्टैटिस से आए हुए जो पीवाईक्यू हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हमारी दो क्लास हो चुकी हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं। एक एक क्लास हमारी हुई है। दो दो क्लास हुई हैं। पहला जो पार्ट हुआ है वो पार्ट वन मेंडल मेंडल की हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन उसके बारे में था। एंड दूसरा पार्ट जो था वो लॉ ऑफ मेंडल एंड डोमिनेंस एंड रिसेसिव एंड न्यूमेरिकल जो भी है मेंडल के कॉन्सेप्ट में, वो ये सारी चीज हमने दो वीडियो में डिस्कस किया था। आज हमारा थर्ड वीडियो है, जिसमें हम इपीस्टैटिस एंड मल्टीपल एलील्स के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। यह क्लास हमारी यूट्यूब में लाइव आपकी 6 बजे 6 PM में ली जाती है। यदि आप जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का कंप्लीट, आपको बेसिक से एडवांस तक का नॉलेज चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का अच्छा बेसिक से चीज़ें समझ में आ सकें। ये क्लास आपकी डेली लाइव क्लास ली जाती है जीपीबी की। ये सीरीज चल रही है जिसमें आपको हम जीपीबी फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि बेसिक से एडवांस तक रहेगा। आपका टाइम आपको मैंने डिस्कस कर दिया। तो चलिए हम देखते हैं, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। मल्टीपल एलील्स एंड इपीस्टैटिस शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं इपीस्टैटिस की, आपको समझने की जरूरत है कि जब हम इपीस्टैटिस की बात करते हैं तो इसे और किस नाम से, और ये है क्या, इसका सारा कुछ जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आप साथ में लिख भी सकते हैं। लिखते चलिए, इपीस्टैटिस इपीस्टैटिस जीन इंटरेक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ modification of dihybrid ratio, modification of dihybrid ratio। ये आपका टॉपिक है। ये तीनों का मैं मतलब आपको बताता हूँ। जब हम इपीस्टैटिस की बात करते हैं, नॉर्मल एक आप कॉन्सेप्ट समझिए। ये कोई जीन है, ये जीन है, इसको हम डिनोट करते हैं कि ये एक जीन है। ये किसी करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। करेक्टर का नाम है टॉल। ये ट्रेट है जिसको ये कंट्रोल करता है। तो जब मैं बात करता हूँ कि एक जीन किसी एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो मेंडल ने यूज किया था। किसने किया था? मेंडल ने। मेंडल ने बताया था कि सेपरेट जीन मीन्स एक जीन किसी एक करेक्टर को कंट्रोल करता है, और वो दोनों जो दो जीन जब आपस में हम क्रॉस कराते हैं दो जीन का, दो करेक्टर लेके, तो उसका रेशियो इंडिपेंडेंट आता है। एंड ये सेपरेशन जो होता है इनका जीन्स का, वो कंटामिनेट नहीं होता। वो वो सेपरेशन एकदम इंडिपेंडेंट होता है। ये मेंडल के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका रेशियो था मेंडल में जब 9:3:3:1। ये हमारा था F2 में। जब हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट की, जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमारा रेशियो F2 में ये आया था। ठीक है।
एंड F2 में जब हम बात किए थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो उसमें आपका रेशियो आया था 3:1। ये था फिनोटिपिक रेशियो। तो ये रेशियो आता है जब हमारा कोई जीन, क्या जो जीन होगा वो कैसा होगा, ऑलिगोजेनिक जीन होगा। कैसा होगा, ऑलिगोजेनिक। ठीक है, ऑलिगोजीन होगा। मोनो मोनोजीन, या उसी को हम ऑलिगोजीन बोलते हैं, जो कि एक या फ्यू जीन्स, वन या फ्यू जीन्स से कोई करेक्टर जब कंट्रोल होता है, उसे हम बोलते हैं ऑलिगोजेनिक ट्रेट। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ मेंडल का, जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो मेंडल साफ बताते हैं कि एक जीन दूसरे जीन को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन जब लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म हैं मोस्टली ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो जीन हैं, मल्टीपल जीन्स। कैसे मल्टीपल जीन्स ऐसे हैं जो मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ये मिलते हैं और एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। मल्टीपल जीन्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, दो या दो से अधिक जीन जो होंगे, ये मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होंगे। अब मान के चलिए यहाँ पे कोई दो या दो से अधिक जीन है। एक जीन ये है, एक ये है, ये चार जीन है। ये चारों मिलके ये करेक्टर है। इसका कलर है मान लीजिए पिंक, ये पिंक फ्लावर है। इस कलर को ये क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब इन जीन की वजह से ये पिंक कलर आ रहा है, ये आपको समझना है। तो ये जीन जो है, इसका कंट्रीब्यूशन भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो किसी का कंट्रीब्यूशन कम होगा, किसी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, किसी का मीडियम होगा, किसी का बिल्कुल कम होगा। तो ये जो इनका क्या है कि एक्सप्रेशन है, जो इनका कंट्रोल करने का पावर है, कैपेसिटी है, वो क्या है, अलग अलग है। सबका सेम नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीपल जीन्स हैं। यहाँ पे आपको इतनी बात समझ में आई। मीन्स एक जीन का जो है कैपेसिटी दूसरे जीन की कैपेसिटी से इफेक्ट हो रहा है, किसी का कम हो जा रहा है, किसी का ज्यादा हो जा रहा है। मीन्स ये सब मिलके एक काम कर रहे हैं, कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, लेकिन एक जो काम कर रहे हैं ये सब मिलके कर रहे हैं। तो ये दो या दो से अधिक जीन जब किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। मीन्स बहुत सारे जीन हैं, जीन के बीच इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन जानते हैं, हम कहते हैं ना इसके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, इससे मिलने जा रहे हैं, इससे मिलके ये काम करेंगे। तो जीन्स का इंटरेक्शन उसे बोलते हैं जब मल्टीपल जीन्स जो होते हैं वो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे जीन इंटरेक्शन। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब इस जीन इंटरेक्शन में एक चीज और आपको जोड़ने की जरूरत है कि मल्टीपल जीन हुए, किसी एक करेक्टर को कंट्रोल करने लगे, एंड वो क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। मीन्स वन जीन वन जीन अफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। इतना आपको समझ में आया। जीन इंटरेक्शन किसे बोलते हैं, यदि हम जीन इंटरेक्शन की बात करें, जीन इंटरेक्शन, तो यहाँ पे आप नॉर्मल आपको समझना है जीन इंटरेक्शन क्या होता है, तो आप यही कहेंगे कि टू 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 और मोर देन टू जीन्स टू या मोर देन टू जीन्स गवर्निंग गवर्निंग द डेवलपमेंट ऑफ
सिंगल कैरेक्टर। ये यहाँ पे इतना आपको थोड़ा ना समझ में आया हो तो मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ। मीन्स टू मोर जीन्स कंट्रोल्ड। यहाँ पे लिख सकते हैं कंट्रोल्ड ऑफ सिंगल कैरेक्टर एंड affects the expression of ईच अदर। ठीक है। अब ये मैंने आपको अभी समझाया कि ये जो जीन है एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, किसी का कैपेसिटी ज्यादा होगा, किसी का कंट्रीब्यूशन कम होगा। इसी प्रकार से ये जो बीच में इनका इंटरेक्शन होता है सभी जीन्स के बीच का, उसे ही हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीन इंटरेक्शन। इसे बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। अब यहाँ पे जीन इंटरेक्शन हमने समझा। अब जीन इंटरेक्शन का जो टाइप्स है वो एक प्रकार का इपीस्टेटिस होता है। जीन इंटरेक्शन कितने प्रकार का होता है? जीन इंटरेक्शन बहुत नॉर्मल, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे इसको, तो आपको लिखते भी जाना है साथ में। जब हम जीन इंटरेक्शन की बात करते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे दो या दो से अधिक जीन्स के बीच क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है। तो इपीस्टेटिस में क्या होता है? इपीस्टेटिस में, अब एक बात बताइए आप, दो या दो से अधिक के बीच जो जीन का इंटरेक्शन होगा हम उसे कह सकते हैं इंटरजीनिक इंटरजीनिक जीन इंटरेक्शन। इंटरजीनिक जीन इंटरेक्शन। इंटरजीनिक का मतलब क्या है? इंटर मीन्स होता है बिटवीन। क्या होता है? बिटवीन। बिटवीन जीन। ठीक है। मीन्स दो जीन के बीच में जो इंटरेक्शन हो। तो दो जीन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे बोलते हैं इपीस्टेटिस। इपीस्टेटिस। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इपीस्टेटिस। इसमें क्या होता है? ये मतलब क्या है? एग्जाम्पल है एक प्रकार का जीन इंटरेक्शन का। क्या है? एग्जाम्पल है इपीस्टेटिस। इसमें समझने की हमें जरूरत ये है कि इपीस्टेटिस में हमें नॉर्मल सा इतना समझना है कि एक जीन है, वन जीन, वन जीन affect one gene affects the expression of another gene। यहाँ पे एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है। इस जो ये कंडीशन है, दैट्स कंडीशन, ये जो कंडीशन है इसी को हम क्या कहते हैं? इपीस्टेटिस। ठीक है। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो जीन क्या कर रहा है? अफेक्ट्स कर रहा है। एक होता है इपीस्टैटिक जीन, बहुत पूछा जाता है। इपीस्टैटिक जीन, इपीस्टैटिक जीन। एक होता है हाइपोस्टैटिक जीन, एक होता है हाइपोस्टैटिक जीन। इपीस्टैटिक क्या होता है? जो जीन क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। तो ये क्या होगा? जो क्या कर रहा है? जो अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि जो इपीस्टैटिक जीन है उसे उसे क्या कहते हैं? जो इफेक्ट कर रहा है। मींस दैट जीन सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। मींस क्या करता है? सप्रेस द सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ
suppress the suppress the expression of another gene। उस जीन को क्या बोलेंगे? another जीन। उस जीन को हम बोलेंगे इपिस्टैटिक जीन। अब जो सप्रेस्ड हो गया, नॉर्मल से आपको ये समझने की जरूरत है, ये ए जीन है। ये जीन क्या कर रहा है, यहाँ पे बी जीन है। बी जीन को क्या कर रहा है, ये इतना प्रभाव डाल रहा है कि ये जीन का जो एक्सप्रेशन है, इस जीन का जो एक्सप्रेशन है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्रेस हो जा रहा है। मीन्स कम हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो ये जो जीन जिसका एक्सप्रेशन कम हो गया, इसे ही बोलेंगे हाइपोस्टैटिक। क्या बोलेंगे, हाइपोस्टैटिक। और जिसने किया उसे बोलेंगे इपीस्टैटिक। इपीस्टैटिक। इतना आपको समझ में आया? मतलब हाइपोस्टैटिक जीन कौन सा है, जो मास्क्ड जीन है, जो इफेक्टेड जीन है, जो सप्रेस्ड जीन है। कौन सा है, जो मास्क्ड जीन है। जो मास्क्ड जीन है या सप्रेस्ड जीन है, जो सप्रेस्ड जीन है उसे ही हम बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। इतना आपको समझ में आया? इपीस्टैटिस क्या है? तो इपीस्टैटिस आप जान गए कि एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को इफेक्ट करेगा। देन इस कंडीशन को हम बोलते हैं इपीस्टैटिस। एंड इपीस्टैटिस में जो दी जीन वर्क करते हैं, एक एक जीन जो सप्रेस करता है उसे इपीस्टैटिक, एंड जो जीन सप्रेस होता है उसे हाइपोस्टैटिक जीन बोलते हैं। इपीस्टैटिस मीन्स क्या होता है यहाँ पे, इपी स्टेटिस, इसके मीन्स क्या होता है? ये इपी स्टेटिस आपका क्या है, ग्रीक वर्ड है। इपी स्टेटिक, ये है ग्रीक वर्ड। इसके मीन्स होता है स्टैंडिंग अपॉन या स्टैंडिंग, स्टैंडिंग अप। ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो ईपी स्टेटस को हम लोगों ने समझ लिया, ईपी स्टेटस क्या है, अब आपको भूलेगा भी नहीं। ये जीन इंटरेक्शन का एक एग्जाम्पल है जिसे हम इंटरजेनिक, क्या बोलते हैं, इंटरजेनिक, इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। ठीक है, अब इसके टाइप्स होते हैं इपीस्टेटिस के। यहाँ पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ इपीस्टेटिस, टाइप्स ऑफ इपीस्टेसिस। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है? तो ये आपका पहला इसका प्रकार होता है डोमिनेंट, डोमिनेंट इपीस्टेटिस। अब इपीस्टेटिस में नहीं लिखूंगा आपको। दूसरा होता है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट डोमिनेंट इपीस्टेटिस। एंड तीसरा आपका होता है रिसेसिव, रिसेसिव इपीस्टेटिस। एंड चौथा आपका डुप्लीकेट रिसेसिव। ये सब आप लिखते जाइए, डुप्लीकेट रिसेसिव इपीस्टेटिस। एंड पांचवा आपका होता है इनहेबिटरी इपीस्टेटिस। एंड छठवां आपका रहता है पॉलीमेरिक जीन एक्शन। ये आपके 6 प्रकार के होते हैं।
अब इनका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, मीन्स इपीस्टेटिस का आपने टाइप्स पढ़ा, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट है क्या? इसमें इम्पोर्टेंट है इनका रेशियो। क्या इम्पोर्टेंट है? रेशियो, जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। एग्जाम के हिसाब से आपका इनका है रेशियो इम्पोर्टेंट। इनका रेशियो याद कैसे करेंगे? बड़े ट्रिक से हम याद करेंगे, यहीं पे आपको याद हो जाएगा। इसका एकदम ट्रिकी ट्रिकी हम बताएंगे कैसे क्या। आप सभी जानते हैं कि मेंडल में F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:3:1। इतना जानते हैं आप। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ डोमिनेंट का क्या होता है, एंड आपको कॉन्सेप्ट बता बता चुका हूँ मैं रिसेसिव क्या होता है। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव का जो कॉन्सेप्ट है आप जानते हैं कि जो क्या होगा, जो मीन्स बड़ा होगा, या आप कह सकते हैं जो सप्रेस करने लायक होगा, या जो अपना प्रभाव दिखा देगा उसे हम डोमिनेंट बोलते हैं। जो सप्रेस्ड हो जाएगा, जो अपना प्रभाव उसके साथ में नहीं दिखा पाएगा, उसे हम रिसेसिव बोलते हैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में, जो आपने समझा है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो संख्या है 9:3:3:1 की, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलेंगे ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर ये है, या फिर ये सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी की बात करें तो ये है, एंड सबसे बड़ी की बात करें तो 9 है। अब आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है कि जहां पे डुप्लीकेट आएगा, क्या आएगा? डुप्लीकेट। जहां पे डुप्लीकेट शब्द आएगा वहां पे आपको तीन तीन संख्या को जोड़ना है। ये कितनी संख्या है? चार हैं। जहां पे डुप्लीकेट नहीं आएगा वहां पे दो संख्या को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। बस इतना ही याद रखना है आपको, नॉर्मल सा इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं आपको ट्रिक, बहुत सिंपल ट्रिक है। अब सिंपल ट्रिक कैसे? अब जब मैं बात करता हूं डोमिनेंट इपीस्टेटिस की, किसकी? डोमिनेंट इपीस्टेटिस। डोमिनेंट इपीस्टेटिस में, अब इसमें मैंने बोला कि डोमिनेंट, तो अब आपको शब्द इतना बस याद रखना है, किसके बारे में रेशियो पूछा जा रहा है? डोमिनेंट के बारे में। तो डोमिनेंट इपीस्टेटिस का जो रेशियो होगा, तो डोमिनेंट संख्या को जोड़ देना है। डोमिनेंट संख्या कौन सी है? 9 है और 3 है। मैंने कब क्या बोला? जब डुप्लीकेट आएगा, जब तीन संख्या को जोड़ना है। जब हमारा ओन जब डुप्लीकेट नहीं आएगा तो दो संख्या को जोड़ना है। क्या करना है? दो संख्या को जोड़ना है। ठीक है, तो 9:3 कितना हो गया? 12 हो गया। 12, और फिर बचे कौन कौन से रेशियो? 3 और 1। इतना बचा। ये आपका रेशियो हो गया डुप्लीकेट इपीस्टेटिस का, डोमिनेंट इपीस्टेटिस का, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट लगा दूं मैं, और फिर कह दूं डुप्लीकेट डोमिनेंट इपीस्टेटिस। तो मैंने बोला जहां पे डुप्लीकेट आएगा, क्या आएगा? जहां पे डुप्लीकेट आएगा वहां पे हमें तीन संख्या ऐड करनी है। तीन संख्या ऐड करनी है, कौन सी? जहां पे डुप्लीकेट तो आ गया, तीन संख्या ऐड करनी है, और डोमिनेंट आ गया मतलब बड़ी बड़ी संख्या ऐड करनी है। तो 9 को भी ऐड करना है, 3 को भी ऐड करना है, देन फिर 3 को ऐड करना है। तो 9 3 12 3 कितना हो गया? 15। और रेशियो में बचा कौन? एक बच गया आपका। देख लीजिए आप यहाँ करके, 9:3:3:1। डोमिनेंट है तो बड़ी बड़ी संख्या ऐड करनी है, और डुप्लीकेट भी लिखा है उसके सामने तो तीन ऐड करनी है, तीन तो संख्या तो बड़ी बड़ी यही है, सबसे छोटी तो एक ही है। तो इनको जब ऐड करेंगे तो आपके यहाँ पे आएगा 15:1। तो यहाँ पे आ गया डुप्लीकेट डोमिनेंट। इसी प्रकार जब हम बात करेंगे रिसेसिव की, रिसेसिव इपीस्टेटिस, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि डोमिनेंट, यहाँ पे क्या है? रिसेसिव है डोमिनेंट की जगह, और लेकिन डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं लिखा। तो जब डुप्लीकेट नहीं लिखा तो दो संख्या को ऐड करना है। क्या करना है? दो संख्या को ऐड करना है। तो 9:3:3:1 में दो संख्या, वो भी रिसेसिव कौन सी है? छोटी संख्या।
तो छोटी संख्या में एक तो ये है, एक तो ये है, तीन और तीन ये दोनों तो सेम ही है, तो इसलिए चाहे इस तीन को ले लो चाहे इसको ले लो, बात एक ही है। तो दो संख्या को ऐड करना है, दो छोटी संख्या को, क्योंकि रिसेसिव की बात कर रहा है। तो नौ बच गया, तीन बच गया, और तीन एक चार हो गया, ये इसका रेशियो हो गया। ये आपके इसका रेशियो हो गया रिसेसिव पी स्टेटिस का। अब रिसेसिव में मान लो मैं जोड़ दूं डुप्लीकेट, कह दूं डुप्लीकेट, यहाँ पे मैं कह दूं डुप्लीकेट। अब यहाँ पे जब मैं डुप्लीकेट रिसेसिव पी स्टेटिस की बात कर दूंगा, रिसेसिव पी स्टेटिस की, तो ये आपको बताना है कि इसका क्या होगा। तो इसका आप नॉर्मल सा समझिए कि डुप्लीकेट लगा है और रिसेसिव भी है, तो रिसेसिव में छोटी संख्या, यहाँ लिख दें छोटी संख्या, डुप्लीकेट है तो तीन संख्या को जोड़ना है। तो नॉर्मल रेशियो क्या होता है, नौ, तीन, तीन, एक। अब छोटी संख्या ये तीनों हैं, तो जोड़ दो, ये हो गया सात, बचा नौ। ये आपका आ गया नौ रेशियो सात, डुप्लीकेट रिसेसिव का। तो आपको ये याद हो गए। अब मैंने जो बताया ईपी स्टेटिस कितने प्रकार का, तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, रेशियो। रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे जो रेशियो की बात आएगी, तो डोमिनेंट ईपी स्टेटिस का रेशियो, आपने डोमिनेंट पढ़ा, तो नौ और प्लस तीन जुड़ेगा, यहाँ आपको 9:3:3:1 में आपका दो संख्या ये जुड़ेंगी, तो हो जाएगा 12:3:1। ठीक है। और डुप्लीकेट डोमिनेंट में तीन संख्या जुड़ेंगी, तो क्या हो जाएगा, 9:3:12, 3:15, 15:1। ठीक है। रिसेसिव पी स्टेटिस में पीछे की दो संख्या जुड़ेंगी, क्योंकि रिसेसिव में दो में छोटी और वो भी डुप्लीकेट नहीं लगा, इसलिए दो संख्या जुड़ेंगी, तो ये हो जाएगा 9:3:4। डुप्लीकेट रिसेसिव में 9:7 हो जाएगा। ये आपको चारों रेशियो बहुत सिंपल से याद हो गया। ठीक है। अब एक पूछा जाता है कि रिसेसिव ईपी स्टेटिस का दूसरा नाम क्या होता है, तो रिसेसिव ईपी स्टेटिस का नाम होता है सप्लीमेंट्री। क्या नाम होता है, सप्लीमेंट्री ईपी स्टेटिस, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको याद कैसे रखना है, आर के बाद क्या आता है, यस। ठीक है। ये आपको ऐसे यहां से याद रखना है कि इसको आर रिसेसिव वाले को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। एंड डुप्लीकेट रिसेसिव का दूसरा नाम होता है, एक कह देता है कॉम्प्लीमेंट्री का रेशियो क्या होता है, तो वो उसका होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इपीस्टेटिस। इसको कैसे याद रखना, डी के पहले क्या आता है, सी। ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। अब पांचवा नंबर आता है आपका इनहिबेटरी इपीस्टेटिस। इसका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो होता है 13:3। क्या होता है, 13:3। 13 कैसे आएगा, इसमें 13 में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कॉम्युलेटिव इफेक्ट दिखाते हैं, जैसे कि 9:3:3:1। इसमें डोमिनेंट को भी जोड़ना होता है रिसेसिव को भी, तो 9:3:12:1:13, तो ये हो जाता है 13:3। ठीक है। पॉलीमेरिक जीन एक्शन, इसको आप पॉलीमेरिक को आराम से याद कर सकते हैं, 9:6:1, क्योंकि इसमें तीन तीन को जो सेम संख्या थी उसको जोड़ के यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है। तो ट्रिक जो है, जो कि बहुत कंफ्यूजन होता है जिनमें, जो अक्सर पूछे भी जाते हैं, ये चार हैं जिनको मैंने ट्रिक से आपको बताया। तो यहाँ पे ईपी स्टेटस को आप समझ चुके होंगे, इतना ही एग्जाम के हिसाब से आपका बहुत है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल एलील्स का। किसका बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स क्या होता है, जब मल्टीपल एलील्स की बात करते हैं हम, तो अभी हाँ थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ईपी स्टेटिस में, ईपी स्टेटिस में हमने एक ऊपर अभी हेडिंग डाली थी कि मॉडिफिकेशन ऑफ, क्या डाला था, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ
डाई हाइब्रिड रेशियो ये डाला था। तो किसका मॉडिफिकेशन हमने किया, डाई हाइब्रिड रेशियो का किया ना, इसलिए उसको मॉडिफिकेशन ऑफ डाई हाइब्रिड रेशियो भी कह देते हैं। ठीक है, इसी का मॉडिफिकेशन किया। तो यहाँ पे देखते हैं मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील्स में ये कॉन्सेप्ट क्या है मल्टीपल एलील्स का, आप एलील्स जानते हैं? जो ना जानते हो वो मेरी पहले की वीडियो देख लें। एलील्स का यहाँ पे मतलब होता है अल्टरनेटिव फॉर्म्स, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। मतलब जो जीन होगा, जैसे ये जीन है, तो जीन में दो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे, जिसमें क्या होगा, एलील्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ये दो एलील्स हैं और ये पूरा क्या है, जीन है, जीन है। और ये जो एलील्स हैं, एलील्स का ये जो जहाँ पे ये मीन्स क्या स्टे कर रहे हैं, जो इनका हाउस है, जो इनका लोकेशन है, उसे बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं, लोकस। इतना आपको पता है। मतलब अल्टरन दो दो एलील्स, एक जीन में कितना एलील्स होता है, दो। अब जहां पे दो से अधिक, क्या हो, दो से अधिक एलील्स एक जीन के हों, उसी को बोल देते हैं मल्टीपल एलील्स। इतना सिंपल है आपको। तो इसको कैसे हम कहेंगे, इसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल एलील्स का मतलब वेरियस फॉर्म्स ऑफ जीन्स। वेरियस फॉर्म्स ऑफ जीन का मतलब क्या है, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स। मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, ये आपका वेरियस फॉर्म्स ऑफ जीन है, जो ये हो जाएगा आपके एलील्स। या ये इसको बोल सकते हैं आप वेरियस चेम्बर्स, वेरियस चेम्बर्स ऑफ जीन्स। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपको हम बता देंगे अभी, इसको भी आप समझ जाएंगे। तो ये जो वेरियस चेम्बर्स ऑफ जीन या वेरियस फॉर्म्स ऑफ जीन, ये जो बहुत जो जीन्स के फॉर्म हो जाते हैं, उसके कई सारे रूप हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को, मतलब ये जो कंडीशन बनी, इस कंडीशन को बोलते हैं मल्टीपल मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है। और इन एलील्स को, ये जो एलील्स हैं, जो मल्टीपल एलील्स हैं, जो मोर देन टू फॉर्म्स हैं जीन्स के, उनको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स, उनको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है, आप एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वैसे जब नॉर्मल कंडीशन में दो ही एलील्स होते हैं, तो ये मोर देन टू कैसे आ जाते हैं? तो आप म्यूटेशन जानते हैं, ड्यू टू म्यूटेशन, मीन्स काजेज ऑफ मल्टीपल एलील्स। कारण क्या है मल्टीपल एलील्स का? तो आप कहेंगे म्यूटेशन की वजह से। अब किस में म्यूटेशन, ड्यू टू म्यूटेशन, किसमें, जीन में। जीन में यदि म्यूटेशन जब होता है, जीन में जब म्यूटेशन हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि मल्टीपल एलील्स की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, जीन में म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन की वजह से ही मल्टीपल एलील्स का कंडीशन बनता है। तो ये आपको, जिसकी वजह से ये क्या शो कर सकते हैं, आप इतना तो जानते होंगे। जैसे एलील है, एलील दो फॉर्म होते हैं, तो डब कैपिटल ए ऐसा हो सकता है, स्मॉल ए ऐसा हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसा हो सकता है। मीन्स ये डोमिनेंस भी शो करते हैं। ठीक है, ये आपका रिसेसिवनेस भी शो करते हैं। और ये आपका यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये आपको
पढ़ना हो तो प्रीवियस वीडियो वहां पे देख सकते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड होमोजाइगस। तो ये भी क्या शो कर रहा है, डोमिनेंस। लेकिन जो मल्टीपल एलील्स होते हैं ये आपके डोमिनेंस शो तो करते ही हैं। डोमिनेंस मींस नॉर्मल जो जीन्स शो करते हैं वो तो ये करता ही है, लेकिन ये कोडोमिनेंस भी शो करते हैं। कोडोमिनेंस भी शो करते हैं। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, कैन बी शो डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ये आपको समझने की जरूरत है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि मल्टीपल एलील्स का जो वेरियस चेम्बर वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया तो वो कैसे है। मान लेते हैं ये आपका जीन है, जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है। यहाँ पे पहले क्या था, दो चेम्बर थे, जिसमें एक एलील्स यहाँ पे था, एक एलील्स यहाँ पे था। म्यूटेशन हुआ, यहाँ पे एक चेम्बर और फॉर्म हो गया। अब ये और एक चेम्बर यहाँ पे और आ गया। तो ये कितने लोकेशन हो गए, एक लोकेशन, दो, तीन, चार। यहाँ पे कितने चेम्बर बन गए, चार चेम्बर बन गए। अब ये जो चार चेम्बर बने हैं इनको बोलते हैं हम सब लोकस। क्या बोलते हैं, सब लोकस। लेकिन जो ओरिजिनल जो लोकस थे उनको क्या बोला जा रहा था, लोकस, जहाँ पे एलील्स पाए जा रहे थे। मींस लोकस का जब डिवीजन हुआ वो हुआ सब लोकस। सब लोकस में ये जो एलील्स हैं, बस इसी, यही जो एलील्स है ना, दो से अधिक जो हो गए इन्हीं को तो मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। तो वेरियस चेम्बर हो गया यहाँ पे। ये आपको समझ में आ गया, वेरियस चेम्बर भी इसको कह देंगे, कह देते हैं, या वेरियस फॉर्म्स बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। पहला एग्जाम्पल क्या है, आपका ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, इन ह्यूमन, ये इसका एग्जाम्पल है। अब कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल है आपका कोट कलर इन रैबिट। तीसरा एग्जाम्पल है, ये सब लिखते जाइए आप, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इन प्लांट्स। देन इसके बाद एक आपका एग्जाम्पल हो जाता है आई कलर, आई कलर इन ड्रोसोफिला। अब जब यहाँ पे हम बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप की, तो एबीओ ब्लड ग्रुप में आप जानते हैं कि ए ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, एंड ए बी होता है, एंड ओ ब्लड ग्रुप होता है। अब यहाँ पे जब ए का हम देखते हैं तो ए जो ए ब्लड ग्रुप है, ये एक प्रकार का आपका ट्रेट हुआ, करेक्टर हुआ। इसको जो एलील्स होने चाहिए वो दो एलील्स होने चाहिए, लेकिन होता क्या है कि एलील्स एक होता है आई ए, आप जानते हैं एक होता है आई ए, देन आई ए, इसके बाद एक होता है आई ए एंड आई ओ। मीन्स जो भी जीनोटाइप होगा उसमें ये भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, ये भी जीनोटाइप में कॉम्बिनेशन हो सकता है। मीन्स इस तरह का जीन का एलील्स हो सकता है, या तो इस तरह का भी हो सकता है। तो आपने देखा कि वेरियस फॉर्म्स हो गए। देन बी का जैसा होगा तो आई बी एंड आई बी, आई बी एंड आई ओ। ये आपका, ये बी जो होता है, बी प्रकार का जिसके पास ब्लड ग्रुप होगा उसका एलील का कॉम्बिनेशन ऐसा होगा। मीन्स बी जो होगा वो एंटीजन, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप डीप देखेंगे तो ए कोड करता है ए एंटीजन को, एंड बी कोड करता है
बी एंटीजन को, ठीक है। एंड ए बी कोड करता है आपका ए बी एंटीजन को, एंड ओ करता है नो कोड, नो एंटीजन, किसी भी एंटीजन को कोड नहीं करता। अब जैसे आई ए आई बी, इसका एंड ए बी का क्या होगा कॉम्बिनेशन, तो आई ए एंड आई बी, ये इसका हो गया। ओ का क्या होगा, आई ओ एंड आई ओ। तो आप यहाँ पे समझ गए ना कि मल्टीपल एलिस का फॉर्म्स हो गया। इसी प्रकार कोड कलर इन रैबिट में, अब यहाँ पे हम नीचे देखते हैं कोड कलर इन रैबिट, इसका एक सीक्वेंस पूछा जाता है। कोड कलर इन रैबिट में, अब जैसे कोड कलर मीन्स उसका ऊपर का कलर कैसा है, रैबिट का कलर कैसा है। ज्यादा आप मत सोचिए कि बहुत कुछ डीप है, बहुत सिंपल है। तो इसका रैबिट का कलर कैसा होता है, आपने देखा होगा, बहुत एकदम व्हाइट सा भी होता है। एक जंगल में जो होता है उसका थोड़ा कलर मीन्स ग्रे ग्रे जैसा होता है। तो ऐसे ही इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, एक है आपका अगूटी। क्या है आपका, अगूटी। एक है आपका अगूटी। अब ये अगूटी कलर क्या होगा, ये आपका टोटल क्या होगा, ये फुल कलर होगा। ये वाइल्ड, ये जंगल वाला जो वाइल्ड टाइप होता है कलर है ये। तो ये क्या होता है, ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है। ये डोमिनेंट कलर माना जाता है किसमें, रैबिट में। इसके बाद आता है एक चिंचिला। क्या आता है, चिंचिला। अब चिंचिला आता है, ये इसके बाद डोमिनेंट माना जाता है, मतलब सबसे ज्यादा डोमिनेंट ये। फिर दूसरे नंबर पे ये, मतलब पहले नंबर पे डोमिनेंट ये, दूसरे नंबर पे ये। अगर डोमिनेंट का ऑर्डर कोई पूछे तो डोमिनेंट सबसे ज्यादा होगा कौन सा, आपका अगूटी, फिर होगा चिंचिला, फिर होगा आपका हिमालयन। कौन सा कलर होगा, हिमालयन। देन इसके बाद होगा एल्बिनो। अब इसमें आपको याद कौन से रखने हैं, ये जो होता है ये पूरा व्हाइट होता है, नो कलर, एल्बिनो, ठीक है। ये मतलब रिसेसिव होता है, सबसे रिसेसिव, बस इतना आपको याद रखना, ये रिसेसिव एंड ये डोमिनेंट, फुल कलर वाला अगूटी वाला डोमिनेंट, ये दोनों हो जाते हैं इंटरमीडिएट। इनका मीन्स एलील्स का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अगूटी वाले को कैपिटल सी से, इसको स्मॉल सी के ऊपर सी एच, एंड इसको हिमालयन को ओनली स्मॉल सी के ऊपर ओनली एच, एंड इसको स्मॉल सी। तो हम ऐसे लिख देते हैं कैपिटल सी सबसे ज्यादा डोमिनेंट, देन इसके बाद ये कम डोमिनेंट, फिर इसके बाद ये, देन सबसे कम डोमिनेंट ये। तो ये आपका हो गया डोमिनेंट का जो यहाँ वाला होगा वो सबसे रिसेसिव होगा, ये होगा आपका डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया रैबिट का जो कलर होगा वो कैसे, मींस मल्टीपल एलिस का एग्जांपल होगा। सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी को देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है आपका सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी, ठीक है। सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी क्या है, अब आप अगर बहुत प्लांट ब्रीडिंग नहीं जानते हैं तो कंपैटिबिलिटी जानते हैं। कंपैटिबिलिटी कहते हैं कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबल मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कोई यहाँ एक लड़का है, ये मेल है एक, एंड यहाँ पे एक फीमेल है, ये रिलेशनशिप में है। ये रिलेशनशिप में क्या है, ये रिलेशनशिप में है, लेकिन एक दिन इनका क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। ब्रेकअप होने पे ये एक दूसरे से बोलते हैं कि हम कंपैटिबल नहीं है, मीन्स हम दोनों लोगों के बीच बनता नहीं है, मीन्स हम दोनों लोग एक दूसरे को समझ नहीं सकते, हम एक दूसरे के लायक नहीं है। तो वहां पे अपने लोगों की वहां पे क्या हो गया, मीन्स ये दोनों कंपैटिबल नहीं है। मीन्स दोनों लोग क्या है, ह्यूमन होते हुए ये दोनों लोग रिलेशनशिप में रहते हुए भी अब क्या क्या है, कंपैटिबल नहीं है। तो जहाँ पे मीन्स
जानते हुए भी, चीजों को समझते हुए भी फिर भी कंपैटिबल नहीं है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कंपैटिबल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनकम्पैटिबल। मीन्स ये कंपैटिबल नहीं, इनकम्पैटिबल। बस इतना ही आपको समझने की जरूरत थी। इनकम्पैटिबल हैं ये दोनों लोग। तो इनकम्पैटिबल का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे की बन नहीं रही है। तो जैसे ये फ्लावर है, फ्लावर है, फ्लावर में आप जानते हैं जहां पे बाई सेक्सुअल फ्लावर होगा, बाई सेक्सुअल फ्लावर के पास, बाई सेक्सुअल फ्लावर के पास आपका ओवरी मीन्स फीमेल पार्ट भी होता है, ये मेल पार्ट भी रहता है। अब यहाँ पे ये हो गया आपका स्टेमन, ये हो गया स्टेमन, ये हो गया आपका स्टिग्मा। क्या होता है कि ये इसके जो पोलन होते हैं, इसके जो पोलन होंगे वो इसमें जर्मिनेट नहीं होते, अपने ही अपने ही फ्लावर के ऑन फ्लावर में, अपने ही फ्लावर में क्या होते हैं, ये जर्मिनेट नहीं होते। मीन्स वहां पे ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वहां पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो सकता, वहां पे ये फंक्शन नहीं करते, वहां पे ये जर्मिनेट नहीं होते, वहां पे क्या है, ये जर्मिनेट नहीं होते हैं। या वहां पे आप एक चीज और समझ सकते हैं कि वहां पे इनका पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं होता, पोलन ट्यूब ग्रोथ नहीं होती। क्या होता है, इस इनका पोलन ट्यूब ग्रोथ नहीं होती। तो अपने ही फ्लावर के फीमेल पार्ट में, स्टिग्मा में ये वर्क नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट में जाके फीमेल का जो भी स्टिग्मा होगा, वहां पे ये पोलन क्या होगा, फंक्शन करेगा। इसे ही बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। बस इतना आपको मेरा समझाने का जरूरत था। यहाँ पे एलील्स का, एलील्स होता है यहाँ पे, क्या होता है, एलील्स, मल्टीपल एलील्स यहाँ पे कंडीशन पाई जाती है। अब उनमें एलील्स ऐसा होता है, यस 1, यस 2, यस 3 एंड यस 4। इनमें कोडोमिनेंस, डोमिनेंस प्रकार का मैकेनिज्म होता है, जो कि आपको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी में मैं बताऊंगा भी। तो यहाँ पे क्या है, ये लोकस के कई सारे मल्टीपल एलील्स हो गए, क्या हो गए, मल्टीपल एलील्स। यहाँ पे एलील्स पता है कितनी संख्या में होते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए, मोर देन 50 एलील्स, जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए मीन्स उत्तरदायी रहते हैं। अब समझिए, इस मैकेनिज्म को हैंडल करते हैं। तो इनका जो डोमिनेंस ऑर्डर रहता है, यस 1 सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा, यस 2 उससे कम होगा, यस 3 उससे कम, यस 4 रिसेसिव होगा, ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा। ये आपका यहाँ पे खत्म होता है आपका मल्टीपल एलील्स। यहाँ पे आपका मल्टीपल एलील्स का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम पीवाईक्यू देख लेते हैं। बात करते हैं एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू के, तो इसमें कुछ पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि 9:7 फिनोटिपिक रेशियो इन F2 इज टिपिकल ऑफ विच इंटरेक्शन। मैंने आपको बताया है कि 9:7 किसका है, 3 3 + 1 मीन्स डुप्लीकेट रिसेसिव। तो यहाँ पे जो होगा डुप्लीकेट रिसेसिव, कौन सा यहाँ पे दिया हुआ डुप्लीकेट रिसेसिव, डी के बाद सी आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कोट कलर इन लेब्राडोर्स शो विच टाइप ऑफ इपिस्टेटिस। जब हम इसकी बात करते हैं कि जो कोट कलर है लेब्राडोर डॉग्स में, वो किस प्रकार का इपिस्टेटिस शो करता है, तो ये करता है आपका रिसेसिव इपिस्टेटिस। ये कौन सा करता है, रिसेसिव इपिस्टेटिस। देन बात करते हैं हम कि 13:3 ये किसका फिनोटिपिक रेशियो है,
किस जीन इंटरेक्शन का, तो आपने पढ़ा था इनहिबिटरी का है, किसका, इनहिबिटरी। ठीक है, ये सब आपको बता चुका हूं। देन है आपका विच कंडीशन मस्ट बी ट्रू फॉर अ ट्रेट टू इन्वॉल्व मल्टीपल एलील्स। मीन्स वे कौन सी कंडीशन जिसमें मल्टीपल एलील्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मोर देन टू एलील्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, एलील्स अकर ओनली इन अ पेयर, एलील्स all alleles so equal dominance trait must be polygenic। अगेन आप समझ सकते हैं कि trait to involve multiple alleles more than two alleles present in a population। ठीक है, बताया था मैंने आपको। ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप शोज, क्या शो करता है एबीओ ब्लड ग्रुप, ये भी बताया था आपको कि कोडोमिनेंस शो करता है एंड मल्टीपल एलील्स शो करता है। देन इसके बाद बात करते हैं इन अ मल्टीपल एलील सिस्टम हाउ मेनी एलील्स कैन एग्जिस्ट इन इज इन अ सिंगल डिप्लॉयड इंडिविजुअल। जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, मींस ऑफ स्प्रिंग की, प्रोजनी की, जीनोटाइप की, तो वहां पे ओनली दो एलील्स होते हैं। लेकिन जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहां पे मल्टीपल एलील्स होते हैं, क्योंकि मल्टीपल एलील्स होंगे उसमें फिर दो एलील्स जाते हैं प्रोजनी एंड ऑफ स्प्रिंग में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 15:1 जो है ये रिप्रेजेंट करता है कौन से जीन इंटरेक्शन को। तो 15:1 मीन्स 9 3 12 3 15, तीन जोड़े गए हैं मीन्स डुप्लीकेट होगा, बड़े बड़ी संख्या जोड़ी गई है मीन्स, तो ये डोमिनेंट होगा, तो डुप्लीकेट डोमिनेंट। बहुत सिंपल है, यदि आप इस चीज को, ट्रिक को समझ गए होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इपीस्टेटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इपीस्टेटिस, मैंने बताया था इपीस्टेटिस क्या है। तो जब एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को इफेक्ट करता है, सप्रेस करता है, वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, ये है। या तो है इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन एलील्स ऑफ द सेम जीन, कभी नहीं, सेम जीन में नहीं इंटरेक्शन, ये गलत हो जाएगा इपीस्टेटिस के लिए। तो आपका ये हो जाएगा वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, ये इसका आंसर हो जाएगा इन रिसेसिव इपीस्टेटिस। ठीक है, क्या है रिसेसिव इपीस्टेटिस है क्योंकि 3 1 4 हुआ है। विच जीनोटाइप शोज द इपीस्टेटिक फिनोटाइप, कौन सा रिसेसिव कौन सा होगा, 3 1 4 हुआ है मींस इसमें क्या हुआ है कि कोई डोमिनेंट जीन है जो इपी, जो जो आपका रिसेसिव जीन है उस डोमिनेंट को यहाँ पे शो होने नहीं दिया। मींस यहाँ पे जैसे कि ए जीन है, ये डबल बी जो है ये इसका एक्सप्रेशन को रोक देगा, इफेक्ट कर देगा, तभी आपका ये आएगा 9:3:4। तो इसका जो जीनोटाइप है वो यहाँ पे ये सही होगा। ठीक है, ये थोड़ी सा टफ आपके लिए क्वेश्चन हो गया होगा। अब यहाँ पे आपको आंसर की दे दिया है, जो कि आंसर की आप देख सकते हैं, यहाँ से आप मिला सकते हैं आराम से। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन थे। इन इंटरेक्शन में एक यूपीपीसीएस में जो एसटीए का 2021 में एग्जाम हुआ था, तो वहां पे ये पूछा गया था। तो इसको हम देख लेते हैं, जो कि आप आराम से इसको कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ मैंने बताया डुप्लीकेट, ये क्या पूछ रहा है, एक नॉर्मल ऑप्शन दे रहा है डुप्लीकेट, नहीं हमें पता है कि डुप्लीकेट रिसेसिव पूछ रहा है या डुप्लीकेट डोमिनेंट पूछ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं नहीं पता, लेकिन मैं इसको आपको बताऊंगा कैसे पता करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री को हम बोलते हैं डुप्लीकेट। क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट, अब डुप्लीकेट कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री, डुप्लीकेट रिसेसिव बोलते हैं, याद है आपको, मैंने बताया था डी से सी। डुप्लीकेट रिसेसिव को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं आर, रिसेसिव, याद आया होगा, रिसेसिव, रिसेसिव एपिस्टेटिस को। तो जब डुप्लीकेट रिसेसिव यहाँ लिखा तो ये डुप्लीकेट डोमिनेंट है, सीधी बात है, क्या है ये, डुप्लीकेट, ये आपका है डुप्लीकेट डोमिनेंट, डुप्लीकेट डोमिनेंट, डोमिनेंट। ये इनहिबिटरी 13:3, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ये मैंने आपको बताया ही था। अब यहाँ पे मान लें हमें कि ये नहीं आता, ठीक है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, मैंने चार का फंडा आपको बताया था।
तो डुप्लीकेट का बताया था कि 3 संख्या को जोड़ना है। अब डोमिनेंट बता रहा है तो बड़ी संख्या को जोड़ना है, 9 को जोड़ दो, 3 को जोड़ दो, 3 को जोड़ दो, तो 9 3 12 3 15 अनुपात 1। ये डुप्लीकेट डोमिनेंट हो गया। तो डुप्लीकेट डोमिनेंट का हमने लगा दिया ये आ गया आपका ए का तीसरा, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, चलिए ठीक है, लेकिन ये और ये ऑप्शन खत्म। इसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री डुप्लीकेट रिसेसिव। मैंने बताया था रिसेसिव में छोटी संख्या जोड़नी है, और डुप्लीकेट कह दे तो 3 संख्या जोड़नी है। तो 1 को जोड़ दो, 3 को जोड़ दो, 3 को जोड़ दो, तो यहाँ पे हो गया 7, तो 9 अनुपात 7। इसका जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री का 9 अनुपात 7। तो ये आपके हो गया सी का चौथा। अब यहाँ पे सी का चौथा ये है, ठीक है। अब डी सप्लीमेंट्री का रिसेसिव ओनली रिसेसिव। तो मैंने ओनली रिसेसिव में बोला था कि 2 संख्या को जोड़नी है, छोटी संख्या को 3, और 1 को जोड़ दो 4, तो 9 अनुपात 3 अनुपात 4। बिल्कुल सरल। ये आ गया 1, ये आ गया 1, तो सीधी बात है, ये डी ऑप्शन सही हो गया। तो ये कहाँ पूछा गया था? यूपीपीएससी एसटीए डीएचओ वाले एग्जाम में ये पूछा गया था। तो आपका कितना भी हाई लेवल के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका जहाँ पे भी जीपीबी पूछी जाएगी वो इससे बाहर नहीं जाएगी। जो आपको बेसिक से एडवांस का मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अपना फीडबैक जरूर दें, अपना रिस्पॉन्स दें, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आए वो आप बताएं। इसी प्रकार हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू।